मैं प्रिंसिपल बन के गया। जी। सारी बिल्डिंग टपक रही थी। उस विद्यालय का नाम था गांवड़ी देव की। कि आज हमारा 80% आदिवासी समाज में अच्छे अच्छे अधिकारी पैदा हो गए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो गए हैं, टीचर पैदा हो गए हैं, और समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही समाज की एकता और संगठन अगर हो हैं। तो कौन से बड़े बदलाव किए जा सकते हैं? और मैंने 15 अगस्त के दिन ही 1 लाख, ये बड़ा प्रश्न है आपका, शानदार प्रश्न है। और हो सकता है हेवी रेन में वो बिल्डिंग गिर जाती तो आज मैं सस्पेंड होता और मैं इंटरव्यू नहीं देता। आप समझ सकते 6600 की जी ग्रेड पे किसकी जी होती जी। है? एक तहसीलदार की ग्रेड पे 4800 होती है, एक एसडीएम की ग्रेड पे 5400 होती है, और एक प्रिंसिपल की ग्रेड पे 6600 होती है साहब। इतने बड़ा अधिकारी होता है ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा ओहदा है शिक्षक का। तो सर, संस्कार, परंपरा और संस्कृति को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम समाज में ऐसी कौन सी व्यवस्था रख सकते हैं जिससे किसी का दंड किसी को दे के ये हल्का करने के बहाने छोड़े, और सरकारी बुनियादी तौर पर उन लोगों को सजा दे जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। भारत का कोई भी न्यूज चैनल, ई टीवी, जी टीवी, आज तक से मैं अपील करता हूं कि आप आके सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल किस शिद्दत से काम करता है। सर, अब तक हमने शिक्षा विभाग के संबंधित सारी बातें की थी। ये कड़वी बात है। मेरे शिक्षक संगठन नाराज हो सकते हैं, मैं कोई भी नाराज हो सकता है, पर वो सरकारी नौकरी चाहता है, वो घर के पास में नौकरी चाहता है ना। वो 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड व्याख्याता प्रिंसिपल बनना चाहता है, जी। पर वो शिद्दत से काम करना नहीं चाहता। समाज में एक गजब का दौर चल रहा है, समाज में बौद्धिक आतंकवाद, और मैं एक नया नाम दूंगा, वैचारिक प्रदूषण का दौर चल रहा है। नमस्कार साथियों। हर युग में कुछ लोग होते हैं जो शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से पहचान बनाते हैं। आज द संदीप शो में हमारे साथ हैं वागड़ की मिट्टी से निकले एक तपस्वी व्यक्तित्व, शिक्षा के क्षेत्र में दिशा देने वाले, समाज को संगठित करने वाले और राजनीतिक को मूल्य देने वाले आदरणीय दयालाल जी पाटीदार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुनर्वास कॉलोनी। आपकी प्रेरणा से ही हमने सपनों को साकार किया है, जीवन के हर संघर्ष को आसान किया है। एक प्रिंसिपल जो सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। एक शिक्षक जो पद से नहीं, अपने विचारों से प्रभाव छोड़ते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसे मार्गदर्शक की कहानी जिन्होंने कई जिंदगियों को आकार दिया है। सर, आपका द संदीप शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हमें बताएं कि प्रिंसिपल के रूप में आपने जब कार्य शुरू किया तो आपकी विद्यालय में आपने ऐसे कौन से प्रभावी कार्य किए? मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 20 साल व्याख्याता रहा, और 2014-15 से मैं 10 साल लगभग होने आ गए मैं प्रिंसिपल बना। जी। और जैसे ही प्रिंसिपल बना मैं, और जिस मैं स्कूल में गया वहाँ मिडिल लेवल का स्कूल था, मैं प्रिंसिपल बन के गया। जी। सारी बिल्डिंग टपक रही थी। उस विद्यालय का नाम था गांवड़ी देव की। मैंने 8 अगस्त को ज्वाइन किया, पूरा गांव इकट्ठा किया, शानदार 15 अगस्त मनवाया। पूरे गांव वासियों को पहली बार मैंने 15 अगस्त पे कुर्सियों पे बिठाया, सागवाड़ा से माइक सिस्टम मंगवाया, 8 दिन की तैयारी में अच्छा एनुअल फंक्शन तैयार करवाया। तो मैंने कहा यार, मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल बन के गया वो पूरी बिल्डिंग टपक रही है, और एक भी कमरा विभागीय मानदंडों के अनुसार नहीं था। विभागीय मानदंड है कि 22x28 का कमरा होना चाहिए। मेरा कोई भी 12x14 से बड़ा कमरा नहीं था वहाँ। गांवड़ी देव की नाम है स्कूल, सागवाड़ा ब्लॉक का। और मैंने 15 अगस्त के दिन ही 1,65,000 रुपया इकट्ठा किया, और मैंने 16 अगस्त को काम शुरू कर दिया चाइना म्यूजिक का, जो बिल्डिंग टपक रही थी, और पूरी बिल्डिंग पर चाइना म्यूजिक करा दिया मैंने 15 दिन में।
और मैं इत्तेफाक से उस गामड़ी देव की स्कूल में 1 महीना 18 दिन रहा, और 1 महीना 18 दिन में मैंने लगभग 2 लाख के काम किए और टपकती हुई बिल्डिंग को एकदम अप टू डेट कर दिया और एक स्कूल को अच्छा संचालित किया। उस गांव में किसी ने 5,000 से ज्यादा का दान नहीं दिया था, किसी भी व्यक्ति ने। जी मैंने 15 अगस्त 2015 के दिन 1 घंटे में 1,65,000 रुपया इकट्ठा कर दिया, क्या बात। जन सहयोग से। और टपकती हुई बिल्डिंग जो आज सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि स्कूलें गिर रही जी। है, वो स्कूल दयालाल पाटीदार ने तो नहीं बनाई थी। नहीं, मैं तो 8 अगस्त को गया था, मुझे 15 अगस्त करना था। ये बिल्डिंग किसने बनाई? सरकार। ये टपक क्यों रही थी? और हो सकता है हेवी रेन में वो बिल्डिंग गिर जाती तो आज मैं सस्पेंड होता और मैं इंटरव्यू नहीं देता। जी बिल्कुल। तो किसका दंड किसको दे रहे हैं? आज मैं ये सुन रहा हूं कि राजस्थान में मतलब मानसून में भारी बारिश में बिल्डिंगें गिर रही है, बनाने वाले कोई और, पीडब्ल्यूडी ने बिल्डिंग बनाई होगी, समसा ने बनाई होगी, रामसा ने बनाई होगी, पंचायती राज ने बनाई होगी। बिल्डिंग तो वो बनाने वाले हैं। जी बिल्कुल सर। और राजस्थान के तकरीबन 80% बिल्डिंगों की मतलब खास्ता हाल है, जर्जर हाल हैं। और किसका दंड किसको देख के वहाँ का प्रिंसिपल सस्पेंड हो रहा है, बेचारा वहाँ का टीचर सस्पेंड हो रहा है, वहाँ का सीबीओ सस्पेंड हो रहा है। और आश्चर्य तो तब होता है कि वहाँ का रिटायर्ड प्रिंसिपल को भी सस्पेंड किया गया है। ये सरकार की, प्रशासन की लच्चर व्यवस्था है। राजस्थान के 80% स्कूल में सुधार की आवश्यकता है ना। जब मतलब ये कह सकते हैं कि मैं कहना नहीं चाहता प्रशासन और सरकार के लिए कि जब ऐसी हादसे होते हैं, घटनाएं होती है, तब आप किसी का दंड किसी को दे के ये हल्का करने के बहाने छोड़ें और सरकारी बुनियादी तौर पर उन लोगों को सजा दे जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। ये सड़कें टूट रही हैं, बिल्डिंगें टपक रही हैं, जी है ना, हर काम इस तरह से हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ना। तो बुनियादी समस्या के पहले मतलब जो है ये समस्या पैदा किसने की और उसके असली गुनहगारों को मतलब बाहर लाना चाहिए। मेरा ऐसा प्रशासन, सरकार और विभाग से निवेदन रहेगा। अब आपने मुझे प्रश्न जो पूछा है प्रभावी, तो मैं दूसरी स्कूल में गया तो मेरी कुर्सी के 4 पाए होते हैं, पहिए वाली कुर्सी 2 टूटे हुए थे। जी। मैं 6600 की ग्रेड पे का आदमी, आप समझ सकते 6600 की ग्रेड पे किसकी होती है? एक तहसीलदार की ग्रेड पे 4800 होती है, एक एसडीएम की ग्रेड पे 5400 होती है और एक प्रिंसिपल की ग्रेड पे 6600 होती है। साहब इतने बड़ा अधिकारी होता है ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा ओहदा है शिक्षक का। जी। और मैं जिस स्कूल में गया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चीतरी ब्लॉक गलिया कोट, है ना, वो बिल्डिंग भी पूरी टपक रही थी। जन सहयोग से बनी थी छन्नू में, गुलाब चंद जी कटारिया ने उसका उद्घाटन किया था। गांव के चंदे से वो स्कूल बनी थी। और मैं जहां बैठा वहां भी ऊपर की छत कभी भी गिर सकती है। मैंने पहला काम किया, मैं 15 नवंबर को मैं गया था, वहां ज्वाइन किया था 15 अक्टूबर के या नवंबर के आसपास जी। और मैंने पूरी बिल्डिंग जो आरसीसी के थे सलिए निकल गए थे, सबसे पहले तो मैंने ऊपर चाइना म्यूजिक कराया, फिर पूरी बिल्डिंग को नीचे से। मैं इस बात को इसलिए प्रभावी ढंग से कह रहा हूं कि हम क्या क्या तो काम करते हैं और क्या क्या मतलब हमको सजाएं मिलती है। हम मेरे साथियों को बड़ा दर्द होता है क्योंकि मैं राजस्थान प्रिंसिपल एसोसिएशन का 5 साल अध्यक्ष रहा हूं। मैं राजस्थान व्याख्याता संघ 54,000 व्याख्याताओं का पेट्रोलियम चीफ मुख्य संरक्षक रहा हूं मैं 10-11 साल, और 15 साल में जिला व्याख्याता संघ का अध्यक्ष रहा हूं, 5 साल में जिला व्याख्याता प्रिंसिपल एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं। तब मुझे रोना आता है और मुझे शर्म भी आती है। मैं अपनी आप बीती बताऊं, और ये लोग इन ग्रामीणों से पूछ सकते हैं जिन स्कूलों में मैं काम करके आया हूं। तो मैंने चीतरी में सबसे पहले मैंने जो सलिए निकल गए थे नीचे, उसको उल्टी छत करवाई 2 महीने तक, है ना, जन सहयोग से काम किया मैंने। 26 जनवरी आई और 26 जनवरी के दिन फिर देख लेना, 26 जनवरी के पहले दिन
जी। मैंने उस स्कूल में 16 भामाशाह 25-25 हजार के, 2 भामाशाह 51,000 के, है ना, इस तरह से लगभग 7 से 8 लाख रुपया 26 जनवरी को, उसी साल 2015 की 26 जनवरी के मंच पे जुटाया मैंने। चिखली और में, चित्री में, चित्री में। ब्लॉक गलियाकोट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्री। मेरे पूरी स्कूल के जो सलिया निकल रहे थे उनको उल्टी नीचे से छत मरवाई, ऊपर से मैंने चाइना म्यूजिक करवाया और पूरी बिल्डिंग ऊपर की क्लास से नीचे बैठ रही थी। जाते ही मैंने 250-300 टेबल स्टूल बनवाए, ठीक है ना। मेरा मेरा मतलब जो स्कूल का शानदार बीचों बीच मैदान था, वहां कभी तो बारातें ठहरती थी, कभी किसी की गांव की बारात आई तो वहां गाड़ियों की पार्किंग होती थी। हाँ, गांव की कोई भी बारात आए तो वहां से मतलब प्रोसेशन निकलता था। हाँ, वहाँ हमारी बागड़ी की भाषा में जैसे जानी भाषा बोलते हैं ऐसा बना रखा था। मैंने तत्काल गेट लगा के बंद किया, सरपंच को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, एसडीएमसी की मीटिंग बुलवाई, और बीच रास्ते में फिर ग्राउंड के बीचों बीच रास्ता बना हुआ जा रहे थे लोग, और पास में तालाब था, उसमें मगरमच्छ रह रहे थे, पास में तालाब था। और मैंने विदिन 6 महीनों के अंदर वहाँ की सरपंच कमलाबेन, वहाँ के एसडीएम से अध्यक्ष देवीलाल डाडी, मैं नामजद बोल रहा हूँ, आज से 12 साल पहले की बात बोल रहा जी। हूँ, उनसे मिलकर पूरी चित्री गांव से सहयोग लेकर पूरी बिल्डिंग को दुरुस्त किया शानदार तरीके, बच्चों के शानदार फर्नीचर की व्यवस्था की, है ना, बच्चों के लिए माइक सेट की व्यवस्था की। और पहले स्कूल की दीवारें, मतलब किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी सरहदें सुरक्षित होनी चाहिए, जी, बिल्कुल तो मेरे स्कूल की मतलब जो है वो बाउंड्री करवाई ग्राम पंचायत की मदद से, और 6 महीने के अंदर बाउंड्री हो गई। हिम्मतनगर से हम 15,000 के वृक्ष लाके वृक्ष लगाए, ठीक है, वहाँ के युवाओं को अपने साथ में लिया। और उसके साथ साथ मैंने हमारे बालिका 500 बालिकाएं थी उस समय, 600 का नामांकन था, मैं जब चित्री गया तो 300 इसमें बालिकाएं थी, इनके सिर्फ 4 टॉयलेट थे, है ना, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था की, छात्रों के टॉयलेट की व्यवस्था की, ठीक है जी। और हर कमरे में बच्चे पंखे के नीचे कैसे पड़े, पंखे लगाए। एक विंग ऐसी थी वहां दिन में भी अगर लाइट लगे तब जाके पढ़ सकते थे, तो हर कमरे में लाइट और बिजली की व्यवस्था कायम की है, अच्छा फर्नीचर बनवाया, स्टाफ रूम को वेल एक्यूट बनवाया, और सबसे पहले मेरी कुर्सी ठीक कराई मैंने, जिसके 2 पहिए टूटे हुए थे, है ना, कि मैं 6600 की ग्रेड पे का आदमी हूं, और लगभग 1.25 लाख रुपया मेरे चैम्बर में मैंने पहला खर्च किया था, 1.25 लाख रुपया, जो एक आधुनिक चैम्बर किसी प्रिंसिपल का चैम्बर जैसे डायरेक्टर का हो ना, इस तरह का मैंने बनवाया, और वो भी खुद के खर्चे से। और 3 साल रह के मैं वहां से ट्रांसफर हो गया आया, वो 1.25 लाख रुपए की सोफे, वो कुर्सियां सब स्कूल को दान करके आया, है ना। और इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक घंटी लगवाई, और भी मतलब जितने भी बेहतर, पूरे विद्यालय को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया मैंने उस विद्यालय को, ठीक है ना। जी। पूरे विद्यालय का रंग रोगन करवाया, पूरे विद्यालय में एपेक्स अल्टीना कलर होता है, 20,000 की एक 10 लीटर की बाल्टी आती है, उसको करवाया, ठीक है, और इस तरह से ऐसी सुविधाएं करवाई, आप आश्चर्य करें। और 1 से 8 के बच्चों को, 1 से 8 के बच्चे, मेरे पास 125 बच्चे थे मात्र। एक स्कूल 2 स्कूल बंद हो गए, मर्ज हुए थे, उसका मर्जीकरण हुआ था। जी जी जी। जिन स्कूलों का नामांकन 40 से कम था ना, वो पास वाली किसी न किसी सीनियर स्कूल मिडिल स्कूल में मर्ज किए थे, तो चित्री की बालिका खास और चित्री की बालिका स्कूल दोनों में नामांकन 40 से कम था, और दोनों स्कूल मेरे स्कूल में मर्ज हुई। जी। 105 में 124 बच्चे थे, और 6ठी 7वीं 8वीं में 110 बच्चे थे, और मैंने 1 से 8 में सबसे ज्यादा प्रभावी काम किया वहां। पहली के बच्चों को टेबल कुर्सी पे कैसे बिठाया जाए, राउंड टेबल लगाया, राउंड टेबल के चारों तरफ मतलब 4 छोटी छोटी कुर्सियां बनवाई, है ना, बिल्कुल डार्क रूम बनवाया है, 6ठी 7वीं 8वीं का फर्नीचर बनवाया, 3री 4थी 5वीं के बच्चे का जब सिवाय जाजम के कभी इन बच्चों ने देखा नहीं था, जी। हाँ, ग्रीन बोर्ड लगवाए, और 1 से 8 को, और मैं
एक वहाँ क्या होता था, कोई अच्छी बड़े परिवार होता था तो मृत्यु प्रसंग हो तो वहाँ बुलाते थे, शादी में हमको जीमने का निमंत्रण देते थे। तो मैं एक बड़ा भाटिया परिवार था जो फॉरेन में रहता था, कुवैत में। तो वो 3 भाइयों का परिवार था, जवार भाटिया और, जी है ना। तो उन्होंने मिलकर उनकी माँ की मृत्यु में बुलाया 12वें के दिन पगड़ी रस्म में। जी तो मैंने वहाँ भाषण दिया। वो संपन्न परिवार था, वो दान कर रहा था लाखों रुपया, पूरे समाज को लड्डू खिला रहा था, पूरे गांव को लड्डू खिला रहा था। मैंने वहां किया कि मेरे को ना तो लड्डू खाने हैं, और तुम्हारी माँ की अगर 12वीं का पगड़ी दस्तूर और वैकुंठ में मोक्ष प्राप्त करनी है तो मेरे 108 जो 250 बच्चे हैं मेरे स्कूल में, है ना, जी जी उनको तुम दे दो पैंट शर्ट टाई दे दो, मतलब यूं। और उन्होंने घोषणा की, और 1.25 लाख रुपए की, क्या मतलब 1.5 लाख रुपए की लागत से 1 से 8वीं के बच्चे को जवार भाटिया परिवार ने मतलब शानदार पैंट बुशर्ट टाई दी। और वहाँ एक दिलीप झाला करके वहाँ मतलब थानेदार था, वो 26 जनवरी के दिन मेरे साथ में चीफ गेस्ट था और मैं अध्यक्षता कर रहा था। मैंने झाला साहब को चढ़ाया, पुलिस है, मगर पुलिस सर जूते मारने का काम करती है। मैंने भाषण में कहा 26 जनवरी के दिन जी आप किसी अच्छे परिवार से हैं, क्षत्रिय हैं, और आप थानेदार हैं, यहाँ किसी भी अच्छे व्यापारी को, किसी भी संपन्न व्यक्ति को कहेंगे तो मेरे 250 बच्चों को मोजे और बूट पहनाने की मेरी इच्छा है यूं। तो जो पुलिस पब्लिक को जूते मारती है, उस पुलिस से मैंने 70,000 में 250 बच्चों के जूते लिए, सभी बच्चों को, और सभी बच्चे जूते पहन के आए, सभी बच्चे पैंट शर्ट टाई बांध के आए। हम प्राइवेट स्कूल फीके पढ़ने लगे। प्राइवेट स्कूलों से मतलब जो है ना 50 बच्चे मेरे वहां तोड़ गया, वो टीसीआई नहीं दे, 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए। सरकार का नियम था, सुवालाल जी डायरेक्टर थे, जी उन्होंने एक आदेश कर रखा था। नरेश पाल गंगवार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी फीस के कारण निजी स्कूल किसी की टीसी नहीं रोक सकता है। और आज भी मैं कैमरे पे कह रहा हूं, कोई भी निजी स्कूल किसी भी बच्चे का माना की फीस हो सकती है, वो उसको देनी चाहिए नैतिकता के हिसाब से। बच्चा आपका अगर 5 साल पढ़ा है, 10 साल पढ़ा है, तो आपको फीस तो देनी चाहिए, क्योंकि आपने स्वैच्छिक रखा है वहां। जी जी पर आप 8 साल पढ़ा के आपकी लाख रुपया फीस बाकी रह जाए और फिर टीसी ले लो, ये तो नहीं चलेगा। नहीं पर मैंने कहा कि भाई तुम समझौता करो, लाख नहीं तो 25,000 दो, पर टीसी दो। और आपने टीसी नहीं दी, है ना, तो आप टीसी रोक नहीं सकते हैं। और सारी टीसी आई सब, और वो रोल मैं मतलब 2 साल और 8 महीने रहा। जो मेरे को 600 का नामांकन था चीतरी स्कूल में 2015 में, वो नामांकन में 1200 का छोड़ के आया। 2018 में 2018 में 1200 का डबल नामांकन करके आया। तो स्कूल को प्रभावी बनाने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं। जन सहयोग लेना पड़ता है ना, एसडीएमसी का सहयोग लेना पड़ता है, सरपंच का सहयोग लेना पड़ता है, सक्षम लोगों से। और चित्री का संपन्न गांव था, वहां के लोगों की सोच अच्छी थी, है ना। मेरे को तकलीफें भी आई, कुछ विरोधी प्राइवेट स्कूल मेरे पीछे भी पड़े, है ना। और यही काम मैंने 18 में आगे पुनर्वास कॉलोनी में किया। वहाँ 539 बच्चे थे, टोटल 500 बच्चे ही थे, मैं ये मान रहा हूँ। और मेरे 1000 से ऊपर के बच्चे हैं। और चित्री में मैंने पुनर्वास कॉलोनी में आके तो जो मैंने काम किया है ना, वो कोई भी राजस्थान का डायरेक्टर, भारत का कोई भी न्यूज़ चैनल, ईटीवी, जी टीवी, आज तक से मैं अपील करता हूँ कि आप आके सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल किस शिद्दत से काम करता है, कितनी मेहनत से काम करता है, कितना पापड़ बेल के काम करता है, ये हमसे जाके कोई पूछे और आके देखें। लाइन लगती है, एमएलए और एमपी साहब फोन करते हैं एडमिशन के लिए, एमएलए और एमपी साहब। जी मैं नटमल डिटेल डायरेक्टर साहब थे, उनसे शिक्षा संकुल में बात कर रहा था। और मेरे सांसद है डूंगरपुर बांसवाड़ा के कनकमल कटारा, उस समय सांसद थे 17-18 में। जी उन्होंने मेरे को फोन किया कि डाया भाई, मेरे को डाया भाई बोलते हैं, जी, मेरे जी। मित्र हैं, कि एक एडमिशन है, तेरे को करना ही पड़ेगा ही। एमपी ने फोन किया और मैंने ये बात मेरे डायरेक्टर साहब को फोन पे की। मैं कहा साहब एमपी फोन कर रहा है कि आपके सरकारी स्कूल में 2 बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बात है। मोहन सिहाग मेरे मित्र हैं, वो मेरे पास साथ में जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो मेरे पास में खड़े थे। ये तो रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं।
क्या प्रभावी काम होते हैं। हर जगह हम में काम करने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। अभाव कहीं आड़े नहीं आती हैं, व्यवस्थाएं अपने आप बनती है, बनानी पड़ती हैं। ये मैं शिक्षक समाज से अपील करूंगा, ये हमारे राजस्थान के हर प्रिंसिपल से अपील करूंगा, और मैं राजस्थान के हर अभिभावक से भी अपील करूंगा कि आपके गांव की स्कूल टपक रही है, हाँ, और 2-2 करोड़ के गांव में मंदिर बना रहे हो। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, है। आपके स्कूल की बिल्डिंग में ठिकाने नहीं, बच्चे मर रहे हैं और आप मौका मौसर कर रहे हो, हैं। आप 11वां और 12वां मृत्यु भोज कर रहे हो, आप, हैं। आप न जाने शादियों में डीजे और बैंड बजा रहे हो, आप, हैं। मेरी तो आदिवासी समाज से भी है, पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा का, यहाँ तो 80% आदिवासी समाज है। एक शादी में 2 लाख रुपया डीजे में फूंक देता है। 100% आदिवासी समाज के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जी बिल्कुल, है ना। हमारे आदिवासी समाज के सैकड़ों कर्मचारी हैं, कहाँ गई उनकी राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि हर गांव का नागरिक, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर अभिभावक अपने गांव का मंदिर ठीक हो, हॉस्पिटल ठीक हो, और कोई भवन ठीक हो ना हो, उससे पहले हमारा विद्या का मंदिर बहुत बढ़िया हो। ये हमको संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाके हमको मतलब जो है हम वेद संस्कृति, देव संस्कृति और ऋषि मुनियों के भारत की कल्पना कर सकते हैं साहब। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, है ना। मैं बात तो आगे और भी करूंगा, आपने एक पॉइंट पे इतनी बात मैं कर सकता हूं, तो आप बात बता सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो बताइए आप। सर, आज के बदलते समय में शिक्षा के क्षेत्र में कौन से ऐसे बदलाव जरूरी हैं सर? देखो मेरी बात सुनो, हर बच्चा पढ़ना चाहता है जी। हर बच्चा 12वीं पास करता है, बीएड करना चाहता है जी। हर बच्चा बीएड हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाता है, नौकरी चाहता है ना। तो ये और हर बेटी और हर बेटा समाज का, चाहे वो किसी भी समाज का हो, और खास करके मैं दक्षिणी राजस्थान में तो कह रहा हूँ साहब, है ना। दक्षिणी राजस्थान में तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो है वहाँ हर लड़का नौकरी चाहता है सरकारी। जी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि जिसके पिताजी की होटल में 2 लाख रुपए की कमाई है, वो होटल नहीं करना चाहता, है ना। हाँ, वो सरकारी नौकरी करना चाह रहा है, क्योंकि वहां तो मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। जी। हमारा यहाँ का मीणा समाज है, मैं सुनता हूँ मीणा समाज है और जाट समाज संपन्न समाज है राजस्थान के, है ना। तो वहां जिसकी नौकरी है, आईएएस है, तो उसको इतना करोड़ दहेज, आईआरएस है तो इतना करोड़ दहेज, एसडीएम है तो इतना करोड़ दहेज, कॉलेज प्रोफेसर है तो इतना करोड़ दहेज, लाख दहेज, सब इंस्पेक्टर है तो इतना लाख दहेज। मैं सुनता हूं ऐसा बहुत सी बार। वहां क्या मायरा बोलते हैं या न जाने क्या बोलते हैं, ये हमारे जाट समाज, गुजर समाज, अग्रवाल समाज, गुप्ता समाज, और इसके अलावा गुजर समाज में ये हमारा शेखावाटी और भरतपुर और पूरे वहाँ ये दौर चलता, मेरा बड़ा आश्चर्य होता मुझे, है ना। तो मेरे कहने का शिक्षा एक सरकारी नौकरी का जरिया नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा, हालांकि मैं भारत सरकार को साधुवाद ज्ञापित करूंगा कि नई शिक्षा नीति वो लाए हैं, और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया है, शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास किया है इन्होंने, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है, और शिक्षा को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना, एक यथार्थ दृष्टिकोण से, कि आज का बच्चा है ना वो मशीन नहीं बने, सिर्फ सरकारी नौकरी की लालसा में वो पढ़ाई नहीं पढ़े। जी। इस तरह के रोजगार मुखी, व्यवसाय मुखी, और मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मतलब प्रैक्टिकल, व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया है, और नई शिक्षा नीति में वो चल रहा है। हालांकि वो टीचर के लिए कठिन है ना। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या आप सागवाड़ा गए शहर, और बच्चे ने मंगवाया सैंडविच ले आना, आप सैंडविच ले आए और उसने खा लिया, उसको पता ही नहीं है, वो हर दिन आपको सैंडविच बना रहा है। जो आप 50 रुपए में सैंडविच ला रहे हो, वो आपके घर में 5 रुपए में बन रहा है, और आप उसको 50 रुपए का सैंडविच ला के खिला रहे हैं। आप समझ रहे हो। तो सैंडविच घर में बने हैं। आप सागवाड़ा के बाजार में जाए, उदयपुर जयपुर के बाजार में जाए, किसी चाट की लारी पे खड़े हो जाए, तो चाट वाला 100 रुपया आपसे ले लेगा, है ना। और वो चाट है ना, आप घर में बनाए तो 5 रुपए में बन जाती है।
और शुद्ध बनती है। दही भी घर का, मिर्ची भी घर की, धनिया भी घर का बन सकती है। जी तो ये सब करने की ज़रूरत है हमें, है ना। तो आजकल की शिक्षा को इस तरह से किया जा रहा है, प्रैक्टिकल, आप समझ रहे, शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जा रहा है। शिक्षा सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी का या मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी का जरिया नहीं है। जो टैलेंट बच्चा होगा वो गूगल में जाएगा, वो स्पेस में जाएगा, है ना, जी है ना, वो फेसबुक में जाएगा, जी है ना, वो इंफोसिस में जाएगा, है ना। जो होशियार बच्चा है वो टाटा में भी जाएगा और हर जगह जाएगा, वो तो टैलेंट है, जाएगा। वो एयरफोर्स में भी जाएगा, पूरी दुनिया मरीन में भी जाएगा, हर जगह जाएगा। पर हर बच्चा वो हो नहीं सकता। वो बच्चा जो एवरेज से ऊपर बच्चे, 90+ बच्चे, 80+ बच्चे हैं, वो रोजगार उनको ही उपलब्ध होंगे। हमको तो समाज के अंतिम व्यक्ति को, है ना, जो बेरोजगार है, जो बेकार है, समाज में दहशत कहाँ से फैल रही है, अलगाव कहाँ से फैल रहा है, समाज में विषमताएं कहाँ से जन्म ले रही है, अपराध कहाँ से जन्म ले रहा है कि गांव में 50% निठल्ले बैठे लोग हैं, ना जिनके पास नौकरी है, ना आय का जरिया है, न व्यवसाय है ना। जी वो आदमी समाज के वातावरण को दूषित कर रहा है। वो रोजगार पे लग जाए, वो व्यवसाय पे लग जाए, पढ़ लिखे और पढ़ा लिखा, है ना, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है बेरोजगार, वो सबसे घातक होता है ना। जी वो मैं एक कहानी कहूँगा कि परमाणु का आविष्कार किया था डाल्टन ने। जी तो वो बीमार रहे अंतिम समय में वर्षों तक। तो दुनिया के उनके साथ के साइंटिस्ट जो थे ना, उनको मिलने गए कई बार, और उनसे पूछा, मित्र इसके सब वैज्ञानिक थे, जी कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आप बहुत मतलब कुपित है, बहुत बीमार है, क्या ऐसी इच्छा रह गई है कि आप प्राण त्याग नहीं रहे हो, आपको पीड़ा हो रही है, हम तो चाहते हैं कि आप भगवान के प्यारे हो जाए, गॉड को प्यारे हो जाए, यूं कहा। तो डाल्टन ने क्या कहा कि मैंने परमाणु का आविष्कार किया, मैंने अणु का आविष्कार किया, अगर मुझे पता होता, यह आविष्कार मैंने अणु और परमाणु का आविष्कार संसार की भौतिक सुविधाओं के लिए किया, वैज्ञानिक सुविधाओं के लिए किया था मैंने, है ना, आधुनिक तरक्की के लिए किया था, दुनिया आधुनिक तरीके से जिए इसके लिए किया था। मेरे को पता होता कि अगर ये मनुष्य इस अणु और परमाणु को मानव के विकास में हिरोशिमा और नागासाकी की सीमाओं पे बम बरसाने के लिए करता, या यह मतलब ये मानव विनाश में करता, तो ये फार्मूला मेरी कब्र के साथ ही मैं वापस ले जाता। ये डाल्टन ने कहा था अपने अंतिम दिनों में जी कि मुझे, और आज आप देख रहे हो कि युद्ध के मुहाने पे खड़ी है खाड़ी, हैं। आज इजराइल और हमास को देख रहे हो आप, रूस और यूक्रेन को देख रहे हो, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है, ऐसा हाँ रह गए। मेरी देश की तस्वीर को जब मैं आईने में देखता हूँ, या तो मुझे अंधी सी नजर आती है, या बिखरी हुई सी नजर आती है, यह तो या मेरी सच्चाई है, या फिर ये मेरी मानसिक विकृति है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। आज कुरान की आयातें और रामायण की चौपाइयाँ जो स्तब्ध है, जी मैं ये कह सकता हूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, पर जो बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी का जो देश में बोलबाला है, इसको शिक्षा को सुदृढ़ करके, शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करके ही ठीक किया जा सकता है। तब जाके ही हमारा विज्ञान, तब जाके ही हमारा सामाजिक दृष्टिकोण, तब जाके ही हमारा आर्थिक दृष्टिकोण, और तब जाके हमारा नैतिक दृष्टिकोण सब ठीक होगा, मेरा ऐसा मानना है। जी हाँ, अगर हम शैक्षिक दृष्टि से हम समाज में नैतिकता का बोध नहीं करा पाए, है ना, नैतिक मूल्यों का बोध नहीं करा पाए, तो शिक्षा और विज्ञान अधूरे रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए बहुत कुछ किया जा सकता है, और शिक्षक जो है और पिता, मानव जीवन के दो ऐसे पात्र हैं जो समर्पण के प्रतीक हैं, जी समर्पण के प्रतीक हैं। शिक्षक का पढ़ाया हुआ मतलब बच्चा अगर शैलेश बनता है, नितिन गडकरी का पीए बनता है, तो उसको फक्र होता है ना। जी अगर किसी शिक्षक का पढ़ाया हुआ बेटा, है ना, किसी केंद्रीय मिनिस्टर का पीए बनता है तो फक्र होता है। मेरी स्कूल से निकला हुआ हिंगोनिया
आईएएस बनता है पंजाब कैडर का तो फक्र बनता है। मैं मेरे स्कूल से निकला हुआ झील हॉस्पिटल का मालिक बनता है और 50 करोड़ का हॉस्पिटल बनाता है भूपेंद्र भट्ट और दीनबंधु त्रिवेदी, तो मुझे फक्र होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का भाव यह है कि हम मतलब शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरा ऐसा मानना है। जो आपने सवाल किया कि क्या बदलाव, क्या ज़रूरी है, बहुत कुछ हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ मित्र। सर, सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने ये जो पहले जी। बातें हुई हैं जी, जी। लगभग उसी में है कि बेहतर से बेहतर तलाश हो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश हो। जी। किसी बड़े संत ने कहा है बेहतर से बेहतर तलाश हो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश हो। हम जितना बेहतर कर सकते हैं ना उतना हम कर सकते हैं। आदमी में मैंने कहा ना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। हैं, वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकला था 350 नाविकों को लेकर नई दुनिया की खोज करने के लिए, और समुद्र में भटक गया। नई दुनिया तो नहीं मिली, नई दुनिया का मतलब अमेरिका है, और भटकता भटकता आ गया वो भारत। तो भारत के पहुंचने से पहले लगभग उसके 250 साथी मर चुके थे, क्योंकि राशन पानी खत्म हो गया। खत्म हो गए। प्रशांत महासागर में उसका स्टीमर हिंद महासागर में भटक गया, महीनों लग गए, स्टीमर के चूहे तक खा गए वो लोग। 250 लोग मर गए। मरने के बाद में बच्चे लोगों ने उसका गला पकड़ा कि साला तू हमको कहां लेके आया है, हमको मरवाने के लिए निकला है, कौन सी नई दुनिया दिखा रहा है। वास्को डी गामा ने कहा सब्र रखो दोस्त, सब्र रखो, 2 दिन मुझे दो। और 2 दिन बाद भारत का कालीकट बंदरगाह, और पुर्तगालियों ने भारत पर 100 साल तक 200 साल तक राज किया है ना। इसलिए दुनिया में कुछ भी संभव है। मैं जो कहने का भाव मेरा है, गुणवत्ता है ना, हम कहीं से भी कहीं, मैं वास्को डी गामा का उदाहरण दे सकता हूं। और दुनिया में गुणवत्ता के लिए 2 चीजें हैं। इस लेक्चर व्यवस्था से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधर नहीं सकती। ये मैं सरकार से अपील करता हूँ। ठीक है, मैं ये प्रशासन से अपील करता हूँ। ये मेरी पीड़ा है। मैं जून 2026 में रिटायर्ड हो जाऊंगा। जी। पर इस लेक्चर, आप स्कूल खोल देते हैं, टीचर नहीं, आप स्कूल खोल देते हैं, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग बन जाती है तो महीनों में टपक जाती है। हैं, गजब हो गई यार। आप घर में लाइट फिटिंग करवा देते हो और लाइट का कनेक्शन नहीं। ये स्थिति सरकारी स्कूलों की है, बहुत आया। जी। हालांकि हमारा डायरेक्टर साहब जो है सीताराम जाट जो हैं, वो और सेक्रेटरी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सुधार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा महकमा है, 4 लाख कर्मचारी उनसे है। पर मैं कहूँगा कि जब तक इस लेक्चर व्यवस्था को सुधारा नहीं जाएगा, है ना, जी। छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं दिए जाएंगे, शिक्षकों विद्यालय को निजी विद्यालय के तर्ज पर भौतिक सुविधाएं नहीं दी जाएगी। जी। जी। ठीक है ना, इंस्पेक्टर सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तब तक जो है ना हम गुणवत्ता को कायम नहीं कर सकते, मैं ये कह सकता हूँ। और वैसे विलिंगली सरकारी स्कूलों का शानदार गुणवत्ता में मतलब बदलाव भी आया है ना। प्रिंसिपल साथियों ने, व्याख्याता और शिक्षकों ने मेहनत भी की है। जब मैं ये कह सकता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे ना, तब 25 लाख एक साल में नामांकन बढ़ा था। 25 लाख नामांकन बढ़ा था पूरे राजस्थान में एक वर्ष में 25 लाख नामांकन बढ़ा था, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, जब वसुंधरा जी अंतिम समय में मुख्यमंत्री थी लास्ट साल, सेकंड टेन्योर में, तब भी 15 लाख नामांकन एक साल में बढ़ा था, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। और इसमें भूमिका शिक्षकों की है, प्रिंसिपल साथियों की है। नए नए प्रिंसिपल बने मेरे, जो मैं जैसे, मैंने हर प्रिंसिपल ने अपने सामर्थ्य के अनुसार काम किया, किंतु मैं कह रहा हूँ पीड़ाएं बहुत है ना। भवन इंजीनियर बनाता है, सस्पेंड टीचर होता है, एक्सीडेंट ड्राइवर करता है और मालिक जेल जा रहा है। सही बात है। नाविक डुबा रहा है और आप न जाने
किसी चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर रहे हो। जी। सर, सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो एक बच्चे में क्या योग्यता या संस्कार होने चाहिए जिसको हम सर्वांगीण विकास कह सकते हैं? मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था और वो मैं दोहरा देता हूँ। जी आचार्य श्री राम शर्मा के शब्द हैं। जी मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जी आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा था कि आज का बच्चा शिक्षा को मानता है, शिक्षकों की नहीं मानता। आज का बच्चा माता पिता को मानता है, माता पिता की नहीं मानता। आज का बच्चा समाज को मानता है, समाज की नहीं मानता। और आज का बच्चा है ना, राष्ट्र को तो मानता है, राष्ट्र की नहीं मानता है। ये स्थिति है। जी आप प्रश्न तो बड़ा आपका जटिल है ना, पर मैं इसके लिए कहूँगा कि जिस बच्चे को अपन बचपन में बोलना सिखा रहे हैं, वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को चुप रहने को कह रहा है और समाज मौन है। जिस बच्चे के जन्म पर हम मिठाई बांट रहे हैं, बड़ा होकर वो बच्चा माँ बाप को बांट रहा है और समाज चुप है। ये वातावरण बच्चे ने कहां से सीखा? समाज से। ये एनवायरनमेंट कहां से सीखा? मैं ये दावे से कहूंगा कि इसके लिए सिर्फ स्कूल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अभिभावक भी जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, हर मोहल्ला और हर ढाणी जिम्मेदार है ना। शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और सर्वांगीण विकास बोने हो रहे हैं। मैं इस पे काफी कुछ कह सकता हूं, जी है ना। हाँ। मेरे कहने के भाव तो बहुत विशाल है इस पे कहने के लिए, पर मैंने जो मूल बातें कह दी नहीं वही है। फिर भी मतलब जो है मैं एक बात कहूंगा आपसे, जो आपने बड़ा प्रश्न किया कि बच्चे के सर्वांगीण विकास और के लिए क्या प्रयास होने चाहिए और उसमें संस्कार क्या होने चाहिए, ये आपका प्रश्न है। तो मैं इस पे यही कहूँगा जी कि जब आपने संस्कारों की बात कही है ना, आज का बच्चा वैश्विक क्रांति में, ई गवर्नेंस की क्रांति में, जी आईटी की क्रांति में, है ना, जी जी व्हाट्सएप युग में, इंस्टाग्राम की क्रांति में, है ना, आज का बचपन भटक गया है और उसके लिए अभिभावक पहला जिम्मेदार है, मैं आपको कह रहा हूं, और इसके लिए समाज जिम्मेदार है। आपने बच्चे के हाथ में बारूद पकड़ा दिया साहब। जो बच्चा 120 चैनल यूट्यूब देख के आता है, इंस्टाग्राम देख के आता है, और दुख तो तब होता है कि हमारा सोशल मीडिया बिल्कुल नंगा हो गया है साहब। जी बिल्कुल सही बात है। हमारा सोशल मीडिया बिल्कुल नंगा हो गया है। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, मैं प्रदेश की हर सरकार से अपील करूंगा कि क्या करने जा रहे हैं आप ऋषि मुनियों के देश में, ये भारतवर्ष में, ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाले देश में, महावीर गांधी और गौतम के देश में आप क्या करना जा रहे हैं? सोशल मीडिया के जरिए आप करना क्या चाह रहे हैं? जी है ये ससुर के बहू के साथ संबंध, देवर का भाभी के साथ संबंध, नौकरानी के सेठ के साथ संबंध, और क्लिक करता बच्चा 7 साल का और देख रहा है, नंगा नाच देख रहा है। हम कैसा भारत बनाने जा रहे हैं? क्या सरकारें गूंगी बहरी हो गई है क्या? है मेरा ये प्रश्न है। न शिक्षा बचेगी, न संस्कार बचेंगे, न विज्ञान बचेगा, सही बात। न समाज बचेगा, ये मैं कह रहा हूं। और ये बड़ी कटु बात है ना, जी कि आज की इस आईटी की क्रांति ने, इस सोशल मीडिया ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, तहस नहस कर दिया है ना। आज मतलब जो है एक बेटा, है ना, एक मतलब बाप मजबूर है अपने नाबालिग बेटे को मतलब जो है वो मोबाइल और मोटरसाइकिल देने के लिए। अपराध हो रहे हैं। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अपने माँ बाप से संभल नहीं रहा है। ये हालात हमने पैदा कर दिया। उसकी माँ भी 3 घंटे मोबाइल पे रहती है, इसका बाप भी 3 घंटे मोबाइल पे रखता है, और मेरे शिक्षक साथी भी कभी कभार घंटों में मोबाइल पे रहते हैं। मेरे शिक्षक, बड़ा कड़वा सच है ये। जी जबकि सरकार ने, प्रशासन ने, डायरेक्टर के निर्देश से आपको मोबाइल लेके क्लास में नहीं जाना है। हम समाज में धतूरा बो रहे हैं, जहर बो रहे हैं, और खुशबू मोगरे की चाहते हैं, नहीं मिलेगी साहब, संभव नहीं है। इसके लिए
मैं मेरे शिक्षक समाज से भी अपील करूंगा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चे को संस्कारित संप्रोषित करने के लिए हम सबको समर्पण करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी अभिभावक की होगी, और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी, और तीसरी बड़ी जिम्मेदारी समाज की होगी साहब, ये मैं कहूँगा। तब जाके ही आप कुछ सर्वांगीण विकास की बात कर सकते हैं श्रीमान, तब आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर सकते हैं। जी। बाकी तो मैं विज्ञान पूरी दुनिया को रास्ता तो दिखा सकता है, जी। किंतु मनुष्य बनने का रास्ता तो सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार ही दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। ये आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा है ना। जी बिल्कुल। तो मनुष्य बनने का रास्ता सिखाना है आपको, तो धर्म की शरण में जाना पड़ेगा, शिक्षा की शरण में जाना पड़ेगा, और संस्कारों का बीजारोपण करना पड़ेगा परिवार से लगाकर समाज में। तब जाके ही हम सर्वांगीण विकास और हम समाज की सारी स्थितियों से लड़ पाएंगे, समाज की बुनियादी समस्याओं से लड़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर निजी स्कूलों की तुलना में अगर देखें तो सरकारी स्कूल कहाँ पीछे हैं और कहाँ उनसे बेहतर हैं? देखो, अगर क्वालिटी की दृष्टि से देखते हैं हम, जी। तो सरकारी स्कूल कहीं पीछे नहीं है। जी। क्वालिटी का टीचर, टैलेंट टीचर तो सरकारी स्कूलों में है, आप समझ लीजिए मेरी बात को, जी। जी। है ना। जी। जी। और जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, सारे प्रयास सरकारी स्कूल में कर लिए उसने, मल्टीनेशनल कंपनियों में जाने के कर लिए, और नौकरी नहीं मिलती है, वो 80% 70% लोग निजी और प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जी। टाई कोट पैंट बांध के, ठीक है ना। जी। और इसके लिए अभिभावक जिम्मेदार है। हर संपन्न अभिभावक ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल लिया है, जी। सुविधाओं के अभाव में। मेरी बात को सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार समझे, है ना। वसुंधरा जी की सरकार आई तो उन्होंने स्कूल खोल दी, मॉडल स्कूल खोल दिया, बहुत अच्छी बात थी। 5 करोड़ का एक स्कूल, एक ब्लॉक में एक स्कूल, कोई बात नहीं। टीचर कहां से लगाया? मेरे स्कूल से निकाल से, सरकारी स्कूल निकाल से मॉडल में डाल दिया प्रतिनियुक्ति करके। एक पुण्य करने के लिए दूसरा पाप कर दिया आपने, ठीक है। फिर अशोक गहलोत जी की सरकार आई तो उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल खोल दिए, इंग्लिश मीडियम के। कंसेप्ट अच्छा था, आप अच्छा कैडर बनाते, पहले इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने वालों की भर्ती करते, 5-10 हजार लोगों को रोजगार मिलता। कंसेप्ट बहुत शानदार था, जरूरत थी इसकी। बड़े कस्बों में जहां 5 साल के अधिक की आबादी वाले जो कस्बे हैं, वहां इंग्लिश मीडियम का स्कूल चल सकता था, पर संकल्पना अच्छी थी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। पर आपने स्कूल पहले खोला और बुनियादी सुविधा नहीं, वहां भी यही व्यवस्था हुई। जो दूर आदमी पढ़ा था, जिसको घर पास आना था, वो इंग्लिश जाने या नहीं जाने, हाँ, वो महात्मा गांधी में प्रतिनियुक्ति पे आ गया। फिर आपने बच्चों के साथ अन्याय कर दिया, है ना, मैं ये कहूंगा। और अभी ये सरकार आई है, फिर मैं बड़ी बात कहूंगा, इस मेरे को ये चैनल से नहीं कहनी चाहिए, पर मैं कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि जिन चिरागों में नूर होता है, इसका जिक्र जरूर होता है, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस स्कूल ने एक पीएमसी स्कूल खोला, एक ब्लॉक में 1 या 2 स्कूल। अब पीएमसी स्कूल में करोड़ों का बजट आ रहा है। मैं चाहता हूं भारत का हर स्कूल पीएमसी क्यों न हो। हर जिले में 2-3 सेंटर स्कूल हैं जो सीबीएसई के स्कूल हैं सरकारी। जी। जी। इतना पहले क्यों हैं कि अगर 3 टीचर आज रिटायर्ड होते हैं तो कल 3 टीचर रखने का पावर वहां के प्रिंसिपल को है, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो। आज कोई चपरासी 31 तारीख को रिटायर्ड होता है तो वहां के प्रिंसिपल को पावर है सीबीएसई स्कूल में कि वो, और मैं 1000 बच्चे लेके बैठा हूं, एक भी पियोन नहीं है। मेरे पास और भी 2 है, पर ऐसे स्कूल है सैकड़ों जहां एक भी पियोन नहीं, जी। है ना। और सारे काम एक पीओ के 2-3 मास्टर तो साल भर बीएलओ का काम करते हैं।
साल में 8 महीने बीएलओ का काम करते हैं। ये बीएलओ का काम करना टीचर का काम है क्या? आयरन की गोलियां बांटना टीचर का काम है क्या? नहीं। जनगणना, भवन गणना, न जाने कितनी मिड डे मील है, भोजन बना के पका के खिलाना शिक्षक का काम है क्या? व्यवस्था अच्छी है, यूनेस्को की व्यवस्था है, कुपोषण को भारत से भगाने की एक बुनियादी परिवर्तन की व्यवस्था है। जी। पर हाँ, आपने मिड डे मील का वर्कर दिया है बेचारे को 1200 रुपये 2000 रुपये में। अब 1200 और 2000 रुपया जिसको महीने की सैलरी दो, वो 50 से 150 200 बच्चों को कैसा खाना खिला के देगी? कहाँ से खाना खिला के देगी? है ना? तो बुनियादी व्यवस्थाएं ठीक करने, मेरा भाव इतना सा है सरकारों से और व्यवस्था से और समाज से, है ना, कि सीबीएसई कंसेप्ट पे हर पंचायत का विद्यालय होना चाहिए। सीबीएसई कंसेप्ट है। मैं चाहता हूं जो बजट पीएमसी स्कूल को मिल रहा है वो हर पंचायत में एक स्कूल को पीएमसी कर देना चाहिए। तब जाके हम बच्चे का सर्वांगीण विकास भी कर पाएंगे, हम देश के लिए, समाज के लिए अच्छे नागरिक की भी पैदा कर पाएंगे, और हम देश के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी और भ्रष्टाचारी से निजात पा जाएंगे हम। यह मेरा निवेदन है। आपके अनुभव के अनुसार सरकारी स्कूल को चलाना की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती है? चुनौतियां कई हैं साहब, मैंने कहा ना, चुनौतियां 2-3 प्रकार की है ना। जी। निजी स्कूल का इंस्ट्रक्टर अच्छा होता है, भौतिक सुविधा उसके पास अच्छी होती है, बिल्डिंग अच्छी होती है, उसके पास बच्चा घर से ले जाने से उठाने वाली गाड़ियाँ होती है ना। हमारा बच्चा किलोमीटर चल के आता है। तो पहली व्यवस्थागत तो ये है कि भौतिक सुविधाएं अब निजी स्कूलों के पास बेहतर है, जी। बल्कि मतलब जो है वो सरकारी स्कूलों के पास नहीं है। ठीक है। दूसरा मतलब निजी विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं वो सक्षम लोगों के बच्चे जाते हैं, संपन्न लोगों के बच्चे जाते हैं, और उस गार्जियन में बच्चों के प्रति अवेयरनेस है। ठीक है। जी। और सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चे, मैं 1000 बच्चे लेके बैठा हूं मेरी स्कूल में, 9वीं से 12वीं क्लास में, जी, जी। पुनर्वास कॉलोनी स्कूल में, जी। 1000, है ना। महीने के 10 पेरेंट्स 1000 बच्चों में पूछने नहीं आते कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि समय पे स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास उसकी लग रही कि नहीं लग रही है। और प्राइवेट स्कूल में तो एक दिन होमवर्क नहीं जांचा, एक दिन कॉपी नहीं देखी, एक दिन टीचर ने कुछ नहीं किया तो अभिभावक कंप्लेन करेगा। तो जब तक अभिभावकों में जागरूकता नहीं आएगी ना, जी। तब तक हम निजी विद्यालयों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पहला। जी। और दूसरा भौतिक सुविधाएं, है ना, जो भौतिक सुविधाएं, जो पीने से पानी की लगाकर, फर्नीचर से लगाकर, बैठने की, आवागमन की, पढ़ने की, पढ़ाने की, है ना, और टीचिंग एड्स की जितनी भी आधुनिक सुविधाएं, कंप्यूटर की लैब, वोकेशनल लैब, है ना, सरकार ने बेहतर प्रयास किए नई शिक्षा नीति में, जी। है ना। वोकेशनल मतलब जो शिक्षण लागू किया है हर स्कूल में, स्किल डेवलप हो, है ना। जी। जी। वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिससे पढ़ा लिखा बच्चा 90 में अगर कोई 12 इस प्रकार की ट्रेड वोकेशनल में राजस्थान सरकार ने लागू की जी। है ना। और वो सरकार वसुंधरा सरकार के शासन में ही वोकेशनल ट्रेड शुरू हुई थी, मैं कह सकता हूँ। और वो वीटी जिसको कहते हैं, और वो बच्चा जैसे फिटर है, प्लम्बर है, आईटी का है, जी। ब्यूटी एंड वेलनेस है, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, सिक्योरिटी है ना, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है। जी। इस तरह की मतलब जो है 12 प्रकार की ट्रेड सरकार ने, बच्चा 90 में एडमिशन लेता है, 12वीं करते करते उसको डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, और उस डिग्री के साथ ही वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है। जी। तो स्किल डेवलप का काम सरकार ने किया, निसंदेह किया है, पर अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, ऐसा एज ए प्रिंसिपल मेरा मानना है। जी। वीटी इतने ट्रेंड नहीं आ रहे हैं, और व्यवस्थागत बीच में लूपोल है, जी। लूपोल है, करप्शन है बीच में, मुझे नहीं कहना चाहिए, करप्शन है बीच में, कि जो वोकेशनल लैबों में होना चाहिए, जो वोकेशनल शिक्षा में जो
काम जिस शिद्दत से होना चाहिए ना उस वो नहीं हो पा रहा है ना, है ना, ये मेरा मानना है। ठीक है ना। सर जैसे कि आपने बताया, हम्म, तो सर सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनके अभिभावकों की मुख्य भागीदारी क्या होनी चाहिए? अगर जैसे अपना ये शो कोई देखे तो आपने बताया कि अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं, बस तो ये उनको मेजर दिक्कत यही है। तो उनको मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इसमें दो 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 तरह के जी कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे को दिन की 5,000 सरकार तनख्वाह देती है। जी मेरे स्कूल में मैं 30 तारीख को मेरे स्टाफ की 15 लाख की सैलरी पे साइन करता हूँ। ठीक है, तो हर टीचर को, हर शिक्षक को है, चाहे वो थर्ड ग्रेड का हो जी चाहे वो प्रिंसिपल कैडर का हो, है ना, सबको मिलकर निजी विद्यालय की तर्ज पर जो है हमको काम करने की आवश्यकता है। अब इसमें कई पहलू हैं, जी ठीक है ना, उन पहलुओं को आज का सरकारी शिक्षक पूरे पैमाने से काम नहीं कर रहा है। ये कड़वी बात है। मेरे शिक्षक संगठन नाराज हो सकते हैं, मैं कोई भी नाराज हो सकता है, पर वो सरकारी नौकरी चाहता है, वो घर के पास में नौकरी चाहता है ना, वो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड व्याख्याता प्रिंसिपल बनना चाहता है, जी पर वो शिद्दत से काम करना नहीं चाहता। जी ये एक अड़चन है। हालांकि उसके साथ साथ मैंने बताया कि जो अभिभावकों की जागरूकता है ना, ज्यादातर अभिभावक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की या तो निरक्षर है या उनमें अवेयरनेस नहीं है, इनमें जागरूकता नहीं है। जी अब वो ऐसी घटनाएं मैं बताऊं कि मेरे स्कूल से एक बच्ची, मेरे स्कूल में एक नियम है कि अगर किसी स्कूल में 5 बच्चे नहीं आए तो 5 बच्चों के घर पे क्लास टीचर फोन करेगा खाली घंटे में। ठीक है, जी तो एक दिन एक बच्ची नहीं आई स्कूल, तो मेरे टीचर ने फोन किया घर पे, वो तो स्कूल 12:30 बराबर निकली है। ठीक है, हमने कहा कि भाई स्कूल में आई नहीं है, सेकंड 2 शिफ्ट का स्कूल है, जी जी नहीं आई है। ठीक है, और वो बच्ची 6 बजे राइट टाइम घर पे पहुंच गई, जबकि उसकी पेरेंट्स से मैंने अहमदाबाद बात की तो उनका पेरेंट बेचारा अहमदाबाद मजदूरी कर रहा था। माँ ने कहा स्कूल गई है। ठीक है, 2 दिन मैंने कहा कि उससे पूछो, उससे पूछो जी कि वो 12:30 से 6 बजे तक कहाँ थी। हैं, हमने बता दिया आपको, ये तो हमने फोन किया, है ना। और ये बच्चे आश्चर्य करें कि गायत्री परिवार के पास में रहने वाले अभिभावक की थी, और इस कारण से ये पता लगा अभिभावक की थी, इसलिए किसी ने जागरूकता से पता किया, है ना। वो तो बराबर 6 बजे आ रही थी, है। 2-3 दिन हुए, उसकी माँ आई फिर मेरे पास कि सर वो तो, अब मैं कैमरे पे नहीं कह सकता, पर वो मेरे से हाथ जोड़े। अहमदाबाद से उसके अभिभावक पिता का फोन आया कि साहब अब नहीं जाएगी। अब मैंने वापस बिठाया। 8 दिन बाद वही घटना फिर रिपीट हो गई। फिर मैंने उसकी माँ को फोन किया। अब ये जिम्मेदारी कौन ले, आप समझो बात। ये अभिभावक को लेनी पड़ेगी। अभिभावक को लेनी पड़े। ये समाज की नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। समाज में एक गजब का दौर चल रहा है। समाज में बौद्धिक आतंकवाद, और मैं एक नया नाम दूंगा, वैचारिक प्रदूषण का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल ये सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल की क्रांति के जरिए, है ना, जी इन सबको, अभिभावकों को, पेरेंट को और समाज को सोचने की इस पर जरूरत है। इसके लिए सब बराबर की भागीदार है। माँ अगर दिन में 4 घंटे मोबाइल पे रहेगी, पिता मोबाइल पे रहेंगे, हैं, बड़ा भाई रहेगा, तो 8 साल का बेटा, 10 साल की बेटी, 15 साल की बेटी, 18 साल की बेटी या बेटा बिना मोबाइल पे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये अवेयरनेस, ये मैच्योरिटी बच्चों में साइकोलॉजिकल तरीके से डालनी पड़ेगी हमको जी कि बेटा ये तेरे काम की चीज़ है, तेरे को इतना टाइम में ये देखना है, इसमें ये सर्च करना है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा करना है। ये अवेयरनेस अभिभावकों को, है ना, परिवार के बड़े बुजुर्गों को और समाज में और शिक्षक समाज को
अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी इसके लिए, यही सहभागिता होगी और ये शिक्षक समाज बहुत कुछ हद तक कर सकता है ना। शिक्षक की बात जो है ना वो अभिभावक मानेगा, मेरा ऐसा मानना है जी ठीक है। ये भागीदारी हो सकती है, वहाँ कोई ऊपर से कुछ नहीं हो सकता ये, है ना। मैंने दो शब्द है कि आज देश में बौद्धिक आतंकवाद और वैचारिक प्रदूषण का दौर चल रहा है और वो नासूर बन गया है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। सर, जब आपके विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसकी आप जब उसको शिक्षा विभाग की ओर भेजते हैं तो उसकी समाधान की प्रक्रिया क्या होती है? हाँ, मैं ये भी पहले कह चुका हूँ जी ऑन कैमरा, मुझे नहीं कहना चाहिए फिर भी कहूँगा कि ये जो समन्वय की बात है या जो समस्या की निदान की बात है, मैं मेरी स्कूल की समस्या बता रहा हूँ कि मेरे स्कूल में 11-12 में आज की तारीख से 800 बच्चे हैं जी इंग्लिश का और हिंदी का एक भी लेक्चरर नहीं है। सुन लो आप जी 800 बच्चे हैं और इंग्लिश और हिंदी का, और हिंदी भी लिटरेचर है इंग्लिश भी लिटरेचर है और अनिवार्य तो होती है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को आज से 8 दिन पहले लेटर दिया है कि श्रीमान 2 व्यक्तियों की व्यवस्था मेरे को किसी भी स्तर जहाँ से अबॉलिश हैं जिनकी जहाँ जरूरत नहीं हो, जहाँ काम चल सकता हो ऐसी कर दो। मैं जिला कलेक्टर साहब का साधुवाद दूंगा कि उन्होंने तत्काल मेरे सीडीओ को वो एप्लीकेशन भेज दी कि 2 व्यक्तियों की व्यवस्था कर दो, लेकिन आज तक नहीं हुई, आज तक। और 800 बच्चे मेरे पास, अब इंग्लिश लिटरेचर हिंदी लिटरेचर और 800 बच्चे हिंदी इंग्लिश में अनिवार्य, और मेरे पास टैलेंट बच्चे हैं 90+ वाले बच्चे हैं मेरे पास, 60-70 बच्चे तो ऐसे। अब मैं ये मेरी दर्द की कहानी किसको कहने जाऊं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जो मैंने बताया, हालांकि अधिकारी भी बेचारे बधे हुए हैं, जी आप डेपुटेशन कर नहीं सकते, डेपुटेशन करते हैं तो आगे के सरकार के आदेश है, आप प्रतिनियुक्ति कर नहीं सकते, जी करने जाते हैं तो उन पे गाज गिरती है। पर मैं फिर भी ये कहूंगा कि एक प्रिंसिपल जो चाहता है ना, वो शिक्षा विभाग के अधिकारी मतलब उसके संकट में उसका साथ नहीं देते हैं, बस इतना ही कहूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, है ना। जी प्रशासन के अभी एसडीएम को ही कह दें तो हमारे अधिकारी 2 मिनट में खड़े हो जाएंगे, कलेक्टर का कोई आदेश हो जाए जी 2 मिनट में खड़े हो जाएंगे। पर विभाग की बात होती है तो उसको वो हल्के में ले लेते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है, मैं ये उनको दोषारोपण नहीं कर रहा हूं जी जी सर कि उनको स्पष्ट आदेश नहीं है तो मतलब हाँ, बुखार आया है तो गोली या दवाई तो डॉक्टर ही तो देगा, जी हैं। हम किसके पास जाएं, हमारा डॉक्टर तो हमारा उच्चाधिकारी है, सीबीओ है, डीओ माध्यमिक है, जी सीडीओ है ना। ये मैं कहूंगा तो इसमें ये सरकार को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। और फिर कह रहा हूं मॉडल स्कूल में जितनी प्रतिनियुक्तियां हैं, महात्मा गांधी में जितनी प्रतिनियुक्तियां हैं, जनजाति छात्रावास में जितनी शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां हैं, जी ये सब एक पुण्य करने के लिए दूसरा पाप किया है इन्होंने, सब यहां से आदमी हटा के यहां डाल दिया है ना। जी ये व्यवस्था की जब तक वैकल्पिक महात्मा गांधी स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं लोगे, अरे कम से कम सरकार को तत्काल, विभाग को तत्काल, जो कम से कम बड़ी क्लास है 9 से 12 में जो पद खाली है वहां शिक्षण व्यवस्था तो करनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, बीए बीएड एमए बीएड है, जी रिटायर्ड जो हमारे शिक्षक हैं घंटे के मानदेय पे, ये मैं आपके ब्रॉडकास्ट से निवेदन करूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी से और राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और डायरेक्टर साहब से कि ये एक सप्ताह में मतलब शिक्षण व्यवस्था 90 से कम 12 के जो फिजिक्स का पद खाली है, केमिस्ट्री का पद खाली है, 9-10 में मतलब जो है इंग्लिश का पद खाली है, गणित का पद खाली है, और परिणाम डाउन रहा तो विज्ञान वाला पढ़ा है उसको आप नोटिस देते हो। मैंने पहले एक ब्रॉडकास्ट में कह चुका हूं इसको, जी जी ठीक है ना।
कि मैं, और इससे परिणाम प्रभावित हो रहा जी है ना। अगर हवन करते हाथ जले तो ऐसा हवन करेगा क्यों शिक्षक, जी है ना। शिक्षक का अगर सही कॉपियां जांचेगा, सही मूल्यांकन करेगा, सही परीक्षा लेगा और उसका परिणाम न्यून रहेगा, टीचर नहीं होने से प्रिंसिपल का या किसी शिक्षक का, और आप उसके विरुद्ध CCS 16 और 17 में कार्रवाई करेगी विभाग, तो वो ऐसा सख्त परिणाम क्यों रखेगा। वो तो प्राइवेट निजी स्कूलों की तर्ज पर नंबर देगा 90% ने 80%। हमारे निजी स्कूलों में बच्चे के 90 से 80 से कम होते ही नहीं है नंबर, सही है बात ना। है, बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल हाँ, तो उस तर्ज पे सरकारी टीचर भी आ जाएगा, सरकारी प्रिंसिपल भी आ जाएगा, जी हैं। ईमानदारी से काम करें, नकल को रोकें, नकल नहीं होने दें, और सही, जी अगर सब्जेक्ट टीचर है और उसका परिणाम न्यून रहता है तो ये भी होनी चाहिए, नोटिस भी होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं है। पर कहीं भूले भटके एक बार रहने से ही आप उसको डायरेक्ट खींच मारते हो तो दिक्कत है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब तक हमने शिक्षा विभाग के संबंधित सारी बातें की थी। सर, आप समाज से भी जुड़े हुए हैं और आपका समाज के प्रति बहुत प्रेम है और आपने समाज सेवा भी बहुत करते आए हैं। तो सर, संस्कार, परंपरा और संस्कृति को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम समाज में ऐसी कौन सी व्यवस्था रख सकते हैं जिससे युवा पीढ़ी को संस्कार, परंपरा और संस्कृति मिले। मैं निवेदन करूंगा आपसे जी कि शिक्षा, संस्कार, संपोषण, ये जो बातें हैं, जी युवा पीढ़ी की कही आपने बात, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने एक युवा से पूछा, जी मैंने एक पढ़े लिखे युवा से पूछा क्या करते हो, तो उसने कहा पढ़ता हूँ। मैंने कहा क्यों पढ़ते हो, तो उसने कहा पास होने के लिए। मैंने कहा पास होना क्यों चाहते हो, तो उसने कहा डिग्री लेने के लिए। मैंने कहा डिग्री क्यों चाहते हो, तो उसने कहा नौकरी के लिए। मैंने कहा नौकरी क्यों चाहते हो, तो छोकरी के लिए। मैं कहा छोकरी क्यों चाहते हो, तो जीवन जीने के लिए। मैं कहा जीवन जीना क्यों चाहते हो, तो पता ही नहीं। आज का युवा ग्रेजुएशन कर रहा है, बीएड कर रहा है, जी इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, और उसको पता ही नहीं है कि उसकी दिशा क्या है। जी हैं? जो बच्चा विज्ञान में ग्रेस ला रहा है, उस बच्चों को उसके माँ बाप डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। मेरे स्कूल में जो सोशल साइंस में डिस्कशन ला रहा है, अंग्रेजी में 100 में से 98 नंबर ला रहा है, उसको वो साइंस पढ़वा रहे हैं, जबकि गणित और विज्ञान में उसके 36 नंबर है। आप समझ रहे हैं मेरी जी बात जी को? बिल्कुल सर। तो मेरा कहने का भाव है कि युवाओं के लिए मैं एक दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति का एक वक्तव्य है, मैं संपूर्ण युवाओं के लिए एक बात कहूँगा, जी है ना। जी जी सर। युवा समाज के लिए कहूँ, क्योंकि युवाओं से मेरा विशेष, और मेरे को बहुत समय मोटिवेशन पे बुलाते हैं बहुत सी जगह, जी और मैं जाता भी हूँ। तो दुनिया के सभी धनी व्यक्ति बिल गेट्स ने कहा था कि क्षण भर और पल भर का सुख चाहते हो तो गाना वाना सुन लीजिए, एक दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पे चले जाइए, ठीक है ना। एक महीने का सुख चाहते हो तो यात्रा वात्रा कर लीजिए, एक साल का सुख चाहते हो तो शादी वादी कर लीजिए, जी कुछ वर्षों का सुख चाहते हो तो पैसा वैसा कमा लीजिए, और जिंदगी भर का सुख चाहते हो तो अपने कर्म को, अपने कार्य को पूजा मानकर कल से लग जाइए आप। क्या बात। मेरी युवा समाज से ये अपील है। जी आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप उद्योग कर रहे हैं, चाहे आप समाज सेवा कर रहे हैं, वहां पूरी निष्ठा के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी आस्था के साथ आप अपना 100% दीजिए, है ना। आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। मैं संपूर्ण युवा पीढ़ी से ये अपील करूंगा, जी है ना। मेरा ऐसा मानना है मित्रों। और युवाओं के बारे में तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ,
ठीक है। युवा जी जी युवाओं के बारे में तो मतलब आज का जिस देश की 65% आबादी युवाओं से भरी पड़ी हो, है ना, जिस देश में मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिस देश में 24 तीर्थंकर पैदा हुए हों, है ना, जिस देश में महर्षि वाल्मीकि पैदा हुए हो, इस देश के युवाओं की बुरी दशा हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती नहीं है। कहीं न कहीं हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारा दृष्टिकोण है कहीं न कहीं भटका है ना। हम जी मूल धारा से विपरीत दिशा में हमारा समाज जा रहा है, इसलिए समस्याएं हो रही है। और इसको सुधार, इसको ठीक भारत का युवा ही कर सकता है। जी बिल्कुल सही। और वो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो सोशल मीडिया के आगोश से दूर रहे, है ना, वो मोबाइल, मोटरसाइकिल, व्यसन और फैशन से दूर रहे। मैं भारत के युवाओं से एक ही अपील करूंगा कि वो मोबाइल, मोटरसाइकिल, व्यसन और फैशन से दूर रहे, है ना। और मैं माता पिता की बात है ना कि माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े देवता हैं, इनकी दुआएं और इनका आशीर्वाद लेना मत भूलना। मेरा पहला युवाओं से है, माँ बाप की सेवा स्वयं करना बहुत बड़ा व्यंग है। जी पत्नी को प्रेम करने और माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकर नहीं रखे जाते हैं। बोलो, जी बिल्कुल आज सही। समाज की ये दशा इस चौराहे पे आके हमारा समाज खड़ा हो गया है कि जो कल के शहंशाह थे आज रोटी के लिए मोहताज हैं। जी और हमारा युवा वैश्विक क्रांति और आधुनिक चकाचौंध में भटक रहा है और अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने संबंधियों से दूर होता जा रहा है और एकाकी बनता जा रहा है। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। बहुत बुरा कंसेप्ट आया है समाज में। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हमारी वैदिक परंपराओं को, है ना, हमारी वेद संस्कृति को नष्ट कर देगा एक दिन। जी इसको भी ठीक आज का युवा ही कर सकता है, ठीक है, सही। कि वो परिवार को लेके चले। बस मेरा इतना ही निवेदन है। परिवार में कमज़ोर भाई है, परिवार में कमज़ोर बहन है, और मैं तो मोटे तौर पे कहूँगा कि एक सक्षम आदमी की, एक समझदार आदमी की ये जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम वर्ग के आदमी को मतलब जो है वो साथ में लेके चले। ऐसा मेरा निवेदन रहेगा उससे। समाज की एकता और संगठन अगर हो तो कौन से बड़े बदलाव किए जा सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है आपका, शानदार प्रश्न है। समाज की एकता और संगठन। संगठन, ये बड़ा प्रश्न है। मैं पाटीदार हूँ, पटेल हूँ, जी जी मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ। और उसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि सरदार पटेल ने कहा है कि शेर का कलेजा रखो, कभी किसी से मत डरो, सच बोलने की हिम्मत रखो, जी घर की बात घर में रखो। गर- ये जो सरदार पटेल ने कहा है, जी जिसने 565 रियासतों को एक कर दिया था, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, अज्ञान युक्त भारत में, अंधकार युक्त भारत में, है ना, तो आज तो आईटी का भारत है, आज वैश्विक भारत जी हैं, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा हैं, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल भारत में चलाए जा रहे हैं, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचार्ज डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है, जी राजस्थान में जी आंकड़े बता रहे हैं। और ऐसी स्थितियों में हम इतने कमजोर, अपाहिज महसूस कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। तो एकता और संगठन, समाज का सक्षम व्यक्ति, समाज का सुदृढ़ व्यक्ति जो है वो, मैं पाटीदार समाज की बात कर रहा हूँ। आपने कहा था जी कि जी एक हो रहा है, तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 20 सालों में 100 करोड़ का काम किया है, जिसमें आज 5000 बच्चे सभी समाजों के पढ़ रहे हैं। जी इवन हॉस्टल में तक हम सब समाजों के बच्चे रख रहे हैं, जी है ना। ये हमारे पूर्वजों का तप है, हम सेवा का काम कर रहे हैं। तो संगठन और एकता के जरिए समाज के कमजोर आदमी को, समाज के अंतिम वंचित वर्ग को संबल देने की जरूरत जी है ना। जी जी तब एकता भी कायम होगी, संगठन भी होगा
और समरसता भी होगी। जी और छद्म राष्ट्रवाद या ये भाषा जातिवाद और संकीर्णताओं से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जी सर। बहुत कुछ इस पे मैं कह सकता हूं, पर बोलना ठीक नहीं है। जी जो सर। फिजाएं दक्षिणी राजस्थान की है, जो फिजाएं भारत की हैं, है ना, आज हम कश्मीर समस्या को लेकर चलते हैं, बंगाल की समस्या को लेकर चलते हैं, मणिपुर की घटना को देखते हैं, जी बिल्कुल। है ना, हम दक्षिणी राजस्थान में हमारे राजनीतिक समीकरण देखते हैं, तो ना तो कहीं एकता दिखती है, ना कहीं संगठन दिखता है। वैमनस्य और जातिवाद हैं, और मतलब भाषावाद, और हम कह सकते हैं संकीर्णता का बोलबाला सिर चढ़ के बोल रहा जी है ना। बहुत गलत दिशा में जा रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति आज। जी जी मैं ये कह रहा हूँ, और मुझे इस बात का खेद है कि आज हमारा 80% आदिवासी समाज, आदिवासी समाज में अच्छे अच्छे अधिकारी पैदा हो गए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो गए हैं, टीचर पैदा हो गए हैं, और समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। कितना दुखद बात है। जी बिल्कुल। मैं तो पहले भी कहा था ना, आज भी कहूँगा, आदिवासी समाज के बिना सर्व समाज का चल ही नहीं सकता काम, और न हमारा आदिवासी समाज के बिना हमारा नहीं चल सकता काम। हम एक दूसरे के चोली उनके साथ हैं, खेत खलियान हमारे पास है, पशु हमारे शामिल चलते हैं, हम रात दिन उनके साथ में रहते हैं। इस तरह की जो अलगाववादी सुर उठे हैं, जिन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, मैं सोचता हूँ ये दक्षिणी राजस्थान के लिए काला अध्याय होगा। जी मैं अपील करूंगा कि हम भाईचारा से, समरसता से, प्रेम से रहें, और एक दूसरे को सहयोगी बने, और सक्षम समृद्ध समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि समाज का जो वंचित तबका है, पिछड़ा तबका है, उसको सहकार के साथ साथ में लेके चले, ऐसी विनती भी करता हूँ। जी। सर, आपने अब तक के इस जीवन में क्या सीखा जो आप युवा पीढ़ी को विरासत के रूप में देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखो, मैं विरासत की बात आपने कही, ये बड़ा प्रश्न है। मेरा सोचता हूँ ब्रॉडकास्ट भी लंबा हो गया है, फिर भी मैं इसका एक लाइन में जवाब पहले आपको देता हूँ। जी। एक लाइन में जवाब देता हूँ। प्रश्न क्या है आपका? आपने अब तक के अपने जीवन में क्या सीखा जो आप आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि दुनिया में कोई भी असंभव नहीं। मैंने आपको बताया जी कि मैं पहली बार प्रिंसिपल बना, है ना, और मैंने ऐसे स्कूल में जाके मैंने 1.5 माह में जो काम करके आया, मैं फिर 2.5 साल में जो चित्री में काम करके आया, जी है ना, जी जी और जो मैं अभी पिछले 7 साल से मेरे स्कूल में काम कर रहा हूँ, हर प्रिंसिपल को, हर शिक्षक को, है ना, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से काम करने की आवश्यकता जी है। जी और उसको मोटे तौर पे मैं कहूँगा, दार्शनिक तौर पे मैं ये कहूँगा, और वो ये बात कहूँगा कि आज भगवान के मंदिरों से भी ज़्यादा बच्चों के नवनिर्माण करने वाले विद्या के मंदिरों की जरूरत है। जी ये मेरा स्वरचित वक्तव्य है जी कि आज भगवान के मंदिरों से भी ज्यादा बच्चों के नवनिर्माण करने वाले विद्या के मंदिरों की जरूरत है। जी सर। अगर हमारे बच्चे संस्कारित और चरित्रवान नहीं हुए तो तुम्हारे भगवान के इन महंगे मंदिरों में जाएगा कौन? एक समय था, जी कहा जाता था, अमुक बच्चा बाप पर गया है, अमुक बच्चा मां पर गया है, किंतु आज देखते हैं अगर हमारा बच्चा संस्कारित और चरित्रवान नहीं हुआ तो आने वाले समय में क्या कहा जाएगा आपको पता है? अमुक बच्चा जी टीवी पे गया है, अमुक बच्चा सोनी टीवी पे गया है, अमुक बच्चा सब टीवी की जेठालाल, बबीता और एकता कपूर पे गया है। ये गांधी और गौतम को भूल जाएंगे, बुद्ध और महावीर को भूल जाएंगे, ये अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे, ये हमारी महापुरुषों और महात्माओं को भूल जाएंगे। तो मैं संदेश देना चाहूंगा कि हम घोर भौतिकवादिकता से ऊपर उठें, जी हम सामाजिक मूल्यों को
और मानवीय संवेदनाओं को साथ में लेकर समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चलें। जी सर। और विद्या के जो मंदिर हैं, है ना, जी जी वो विद्या के मंदिर सिर्फ तालीम और शिक्षा का काम नहीं करें, वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का काम करें। ये मैं राजस्थान के 18,000 प्रिंसिपलों और राजस्थान के 4 लाख शिक्षकों से अपील भी करूंगा। मैं राजस्थान के शिक्षा के अधिकारियों से विनती करूंगा कि शिक्षक की और प्रिंसिपल की पीड़ा को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाए और उसके समाधान ढूंढा जाए। मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री और सुलझे हुए अच्छे डायरेक्टर जिनका नाम ही सीताराम है ना, जी जी उनसे भी एक अपील करूंगा कि हमें मौका दें। जो अभाव अभियोग जो लच्चर व्यवस्था है, और मैंने एक बात कही है कि अगर मेरा ब्रॉडकास्ट कोई मेरा शिक्षा का अधिकारी सुने, मेरे शिक्षा मंत्री जी सुने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सुने, या कोई भी समाज का जिम्मेदार व्यक्ति सुने, आगे पहुंचाए कि राजस्थान के हर सीनियर स्कूल में आप शिक्षण व्यवस्था 90 से 12 की 15 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर कर देवें। मैं सोचता हूँ ये सारी घटनाएं जो घट रही है ना, जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, छोटे मोटे जो भी काम हो रहे हैं, है ना, कई प्रकार के काम। और एक बात और कहूँगा मैं जी कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखें। जो शिक्षक का काम ही नहीं है जी सर। उसको आप पकड़ा के शिक्षक भटक रहा है और अपनी मूल विचारधारा से दूर होता जा रहा है। ये बुनियादी 2-4 बातें हैं और मैं पूरे समाज से अपील करना चाहूँगा। किसी संत की पंक्तियाँ हैं, मैं पूरे समाज से अपील करना चाहूँगा कि आपने ऐसे शिक्षा, संस्कारों, युवा पीढ़ी और शिक्षा की समस्याओं, उसके निदान पर आपने जो प्रश्न, जी बहुत बेहतरीन प्रश्न किए संदीप आपने। जी मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मेरा आपसे कोई रसूखुवत नहीं। आपने मुझे क्यों चुना मुझे मालूम नहीं। मैं आपके घर आया हूँ जी और संदीप नाम है, मैं सुदामा के घर आया हूँ ऐसा मानता हूँ, जी है ना, आज। जी और मुझे बहुत खुशी हुई। और अगर सुदामा के घर से यह मैसेज निकले जी हैं तो सोचता हूँ समाज में कृष्ण की लीलाएं हो जाएं, जी बिल्कुल सारी समस्याएं विषमताएं मिटें। जी ऐसा मैं किसी भूदेव के घर से बोल रहा हूँ, जी जी सर। ठीक है ना। न मैं जानता था, वैसे बहुत कुछ खाली शक्ल से जानता था। जी जी सर। तो आपने मेरा जो इंटरव्यू लिया, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फिर समझ जी लेना, जी जी सर। कोई इसको अन्यथा नहीं ले। मैं पूरी होश हवास में बोल रहा हूँ कि आपने मेरे को योग्य समझकर मेरे विचार लिए और मेरे इन विचारों से अगर सुदामा की समस्या समाप्त होकर कृष्ण की लीलाएं समाज में होती है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो मैं पूरे समाज से अपील करूंगा, समाज के सक्षम वर्ग से अपील करूंगा। शिक्षक समाज जो सक्षम है, जो मोटी तनख्वाह लेता है ना, जी जी सर। जो सरकारी नौकरी करता है, जी उनसे अपील करूंगा कि आपके पास जो भी है बतौर अमानत है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और ये जिंदगी मौत की अमानत है। एक दिन देखना बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की खाक में मिल जाएगा, और ये जिंदगी मौत से हार जाएगी। और अमानत में खयामत मत करना। आपके पास जो भी है उसको समाज के लिए दें, जी बिल्कुल उसको बाहर निकालें, जी चाहे वे हमारे अच्छे विचार हों, जी चाहे वो हमारे दान पुण्य हो, चाहे वो हमारा सेवा हो, जी चाहे हमारा सहकार हो। जी मैं दार्शनिक बात कर रहा हूं, जी जी बिल्कुल सर। कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप हमाशा की तरह अपने सारे पैसे लुटा दीजिए। समाज का मजदूर, समाज का प्लम्बर, समाज का फिटर, समाज का मजदूर, समाज का मोची और समाज का कील ठोकने वाला सुनार सुथार, सब समाज के लिए बहुत जिम्मेदार लोग हैं। उनके बिना समाज चल नहीं सकता। हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह मैं युवा पीढ़ी से, यह मैं पढ़े लिखे समाज से विनती और अपील करना चाह रहा हूं कि हम शिक्षा के मंदिरों को भगवान के मंदिरों से भी ज्यादा
तरहीज दें तो एक आदर्श, एक अनुशासित समाज का निर्माण होगा और समाज की विषमताएं दूर होगी, अमन चैन कायम होगा समाज में, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, आपने शुरुआत में बताया था कि आपका जून 2026 में सेवानिवृत्ति है। तो सर आप उसके बाद की क्या प्लानिंग है अरे सर? हजार रास्ते हैं। राजनीति में जाएंगे या मुझे एक वैज्ञानिक का नाम याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर का, जी जिसने हार्ट की बाईपास सर्जरी का पहला कंसेप्ट दिया था। जी उसके पहले हार्ट अटैक से मरने वाले लोग ऐसा मानता था समाज में कि ये कोई जादू टोना कर दिया ना आदमी मर गया, ऐसा मानते थे। जी 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 हाँ हैं? और हमारे बागड़ी में तो किसने मुट्ठी मार दी है इस व्यक्ति को, है ना, जादू टोना कर गया ना, हार गया, इसको बुरी नजर लग गई इसलिए मर गया, मर गया। जबकि वो मरता था हार्ट अटैक से। ठीक है। जी सर। तो उस डॉक्टर के 55 वर्ष की उम्र, डॉक्टर नहीं था वो व्यक्ति 55 वर्ष की आयु का था, जी और वो उसकी पत्नी का निधन हो गया, और बैठे बैठे खाते खाते निधन हो गया उसकी पत्नी का। ठीक है ना। तो उसको वो सहन नहीं कर पाया, उस व्यक्ति को बड़ी पीड़ा और कष्ट हुआ। अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम से रहता था वो, और इतना कुपित हो गया, दुखी हो गया कि उसका जो सहारा था, जिस पे 24 घंटा उसकी सेवा करती थी वो, और वो आनंद से रहता था, वो सारा उसकी जिंदगी से सुकून चला गया उस व्यक्ति का। मैं नाम भूल रहा हूं, सॉरी। जी 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 फिर उसने सोचा 56 साल की आयु में कि मुझे डॉक्टर बनना है। वो आदमी डॉक्टर बना, और दुनिया में पहली बार हार्ट की सर्जरी अर्थात बाईपास सर्जरी का कंसेप्ट वो आदमी 56 वर्ष की उम्र में लाया डॉक्टर बनके। तो मैं रिटायर्ड होके कुछ भी कर सकता हूं। मैं रिटायर्ड हो रहा हूं ऐसा दिख रहा हूं? नहीं। है? अच्छा काम करेंगे, जी बिल्कुल। समाज का काम करेंगे, हमारी पूर्वजों की कृपा है। मेरे पिताजी 1958 में राजकीय सेवा में आए थे, 1962 में सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा की। मैं उस, है ना, जी सर। मैं उस घर का व्यक्ति हूं। मेरे परिवार ने समर्पण का इतिहास लिखा है, और हमारे पूर्वजों की कृपा है पाटीदार समाज में, यहाँ से पूरे गुजरात तक, है ना। जी बिल्कुल। केशव जी बाबा जैसे संत हुए हैं, जी धनेश्वर जी जैसे हमारे अधिकारी हुए हैं, जी और हमारे आज भी 24 घंटा समाज सेवा देने वाले हमारे दयालाल जी मेरे नाम के पाटीदार, गोपाल जी हैं, प्रेम जी भाई हैं, जी हमारे बहुत धीरज लाल जी हैं, मोहन जी हैं, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे समाज के रिटायर्ड होने के बाद बिना 1 रुपये लिए घर से निकलकर समाज और संस्थान की सेवा में 24 घंटा देते हैं, तब जाके 5000 बच्चे पढ़ते हैं समाज के, है ना। जी जी सर। तो बड़ा साफ सुथरा इतिहास है अपना। जी ठीक है ना। जी तो कोई आचार्य श्री राम शर्मा गुरु जी की कृपा जी है ना, उसके मिशन से जुड़े हुए हैं। हमारा जी समाज ने जी तरक्की गायत्री परिवार से सब सीख के की है। तो उस दौर को, है ना, उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। जी सर। और कोई लालसा नहीं है, हैं, कि मैं पॉलिटिकल साइंस 4 विषय में एमए तो पढ़ा लूँगा, ऐसा है ना। जी बाकी अच्छा ही करेंगे। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप इसी तरह बुला जाए। और मैं कहूँगा कि मेरी किसी वक्तव्य पर, मेरी किसी टिप्पणी पर किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस या आपत्ति हो तो ये मेरे निजी विचार हैं, जी बिल्कुल सर। क्षमा करें। बाकी समाज की सच्चाई है, हकीकत है। मैं उस संस्कृति का बेटा हूँ जहाँ राम सीता पर जुल्म करते हैं, किंतु सीता के बेटे लवकुश अपने बाप पर भी तीर कमान चलाने से नहीं डरते। आई मीन टू से, मैं भी उस संस्कृति का बेटा हूँ। अगर मैंने अगर सच्चाई, समाज की सच्चाई को बयां किया है, जी अगर शिक्षा विभाग की सच्चाई को बयां किया है, तो मैं मेरा नैतिक धर्म समझता हूँ, जी है। सर। मेरा कर्म, मेरा धर्म समाज का सर्वांगीण विकास है। जय हिंद, जय भारत। कभी शिक्षक, कभी समाज सेवक,
और कभी एक मार्गदर्शक। प्रिंसिपल सर की बातें हमें यही सिखाती हैं, बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता है, उसे जीना पड़ता है। आज हमने जाना कि एक व्यक्ति अगर ठान ले, शिक्षा से लेकर समाज तक हर दिशा में नई सुबह ला सकता है। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल को छू गई तो इसे आगे बढ़ाइए ताकि और लोग इससे प्रेरित हो सकें। लाइक करें, शेयर करें और द संदीप शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आते हैं वो लोग जो सिर्फ बोलते नहीं, इतिहास बनाते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।